हेलो स्टूडेंट्स। अब जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और जो आउटपुट है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। यानी कि अगर हम सेम प्रोग्राम को बनाएंगे जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जहाँ पर हमने हार्ड कोडेड वैल्यूज़ यूज़ की थी, लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी आती है जहाँ पे हमें यूज़र से वैल्यूज़ को इनपुट करना होता है और मोस्ट ऑफ़ द सिचुएशंस में हमें यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट करना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई भी यूज़र जो है एटीएम से पैसा निकालने के लिए जाता है, तो एटीएम मशीन जो होती है वो इंटरेक्टिवली उस यूज़र के साथ काम करती है। यूज़र अपने अकॉर्डिंग इनपुट देता है और उसके अकॉर्डिंग डेटा जो है वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट है वो यूज़र को रिटर्न होता है। जैसे कि अगर यूज़र चाहे 500 रुपये निकालना चाहे तो वो 500 रुपये निकाल सकता है, तो वो 500 रुपीज़ जो है वो इनपुट करेगा। अगर वो 1000 रुपीज़ निकालना चाहे तो वो 1000 रुपीज़ इनपुट करेगा। तो बेसिकली आज का जो हमारा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम ये बता रहा है कि कैसे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा, और स्कैनर क्लास जो होती है वो हमारे जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज में स्टोर नहीं होती है। इसीलिए हमें अलग से स्कैनर क्लास जो है वो स्कैनर क्लास को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम पैकेज को इंपोर्ट करने जा रहे हैं, हम आईओ पैकेज को इंपोर्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इनपुट आउटपुट पैकेज। और स्कैनर क्लास जो होती है वो आईओ पैकेज के अंदर स्टोर होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जावा डॉट आई ओ डॉट स्कैनर। और इंपोर्ट जो होता है वो कीवर्ड होता है, जैसे कि सी प्लस प्लस में आप किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हो, तो उसी तरीके से जावा में जब भी हमें किसी भी क्लास को या किसी भी पैकेज क्लास जो कि किसी पैकेज के अंदर स्टोर है, उसको अगर हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराना है तो हमें इंक्लूड कीवर्ड की जगह इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। जबकि सी प्लस में हम, जैसे मैंने पहले भी बताया, इंक्लूड कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा आप इससे रिलेट कर सकते हो कि इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ क्या होता है। तो मेनली इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ होता है पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए। चूँकि अभी हम यहाँ पे कमेंट देना भूल गए थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कमेंट भी दे सकते हैं। फर्स्ट लाइन जो होती है उसमें हम कमेंट देते हैं, तो यहाँ पे हम कमेंट जो है वो लिख सकते हैं। कमेंट से क्या होता है कि अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू प्रोग्राम टू परफॉर्म सम ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग स्कैनर क्लास। अब आप इस तरीके से भी प्रोग्राम बना सकते हो, या फिर और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए आप जो प्रोग्राम स्टेटमेंट है उसको चेंज कर सकते हो। तो आप ये भी लिख सकते हो कि प्रोग्राम टू टेक दी टू नंबर्स प्रोग्राम टू टेक टू नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड परफॉर्म द सम ऑफ दोज नंबर्स। तो उस तरीके से आप और ज़्यादा उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप प्रोग्राम को रीड करेंगे तो वो प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि अगर आप भी नहीं रीड कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भी रीड कर रहा है, तो वो उस दूसरा जो सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसको बहुत अच्छे तरीके से वो जो प्रोग्राम है उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, या उसको समझ में आएगा कि व्हाट दिस प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट। तो अब हमने स्टेटमेंट भी ले लिया है, यानी कि हमने कमेंटिंग में प्रोग्राम का स्टेटमेंट भी लिख दिया है कि हम हमारा जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, क्या हम अचीव करना चाह रहे हैं। तो मेनली हम यूज़र से दो नंबर्स को इनपुट कराना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें स्कैनर क्लास की मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्लास क्या होती है, जावा में क्लास जो होती है वो सी प्लस प्लस की क्लास की तरह ही होती है, थोड़े से फीचर्स जो हैं वो अलग होते हैं। तो क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप विच कंटेन्स डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। अब सी प्लस प्लस में आप क्या करते हो, डेटा मेंबर्स बोलते हो, जावा में आप उन्हीं डेटा मेंबर्स को फील्ड्स बोलते हो। और सी प्लस प्लस में आप मेंबर फंक्शन बोलते हो फंक्शंस को, और जावा में भी मेंबर फंक्शंस रहते हैं, लेकिन मेंबर फंक्शंस को हम मेथड्स बोलते हैं। तो मेथड को
यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो उन्हीं मेथड को यूज़ करने के लिए जो मेथड्स हैं वो किसी क्लास में स्टोर होती हैं। जैसे कि एक क्लास जो होती है वो डेटा मेंबर्स को स्टोर करती है और उन डेटा मेंबर्स पे काम करने के लिए मेंबर फंक्शंस को भी स्टोर करती है। ऐसे ही स्कैनर क्लास जो होती है वो उन मेथड्स को स्टोर करती है, उन फंक्शंस को स्टोर करती है जो यूज़र से इनपुट लेने के काम आते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा इम्पोर्ट java.io.scanner। इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जावा में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हर एक प्रोग्राम जो होता है वो एक क्लास के अंदर स्टोर होता है। यानी कि सारा का सारा कोड एक क्लास में स्टोर होता है। हम एक क्लास भी बना सकते हैं, हम बहुत सारी क्लासेस भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी यूज़र रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग आप कोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्लास जो है वो क्रिएट की और यहाँ पे क्लास का नाम जो है वो एक मीनिंगफुल हम नेम ले देते हैं यूज़र इनपुट्स। फिर उसके बाद में हम इसमें दोनों चीज़ें सीख लेंगे। इसमें हम सम करना तो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ हम ये भी सीख रहे हैं कि यूज़र से इनपुट कैसे लेना है। तो मेन जो प्रोग्राम है हमारा वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए, क्योंकि आप आगे जाके प्रोग्रामिंग सीखेंगे या करेंगे प्रोग्रामिंग, तो वहाँ कई ऐसे आपको सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आप यूज़र से इनपुट्स लेने ही होंगे आपको। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो यूज़र से आप रेट जो है, टाइम है और प्रिंसिपल अमाउंट है वो इनपुट करवाएंगे। तो इसीलिए आपको स्कैनर क्लास जो है उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो हम कैसे अब यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम नंबर्स ले रहे हैं तो नंबर स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, इंट num1 और num2, और तीसरा वेरिएबल ले लिया हमने सम। तीनों वेरिएबल्स लेने के बाद सेमी कॉलन लगा दिया हमने, यानी कि तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास जो होता है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्कैनर SC इज़ इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। तो ये जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सिंटेक्स है, और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस इतना समझना है कि स्कैनर इज़ अ क्लास, SC इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्कैनर। SC जो है वो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। न्यू इज़ अ कीवर्ड, न्यू कीवर्ड का यूज़ जैसे कि उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास मेमोरी में एक पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द हीप। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेमोरी की हीप पार्ट में क्रिएट होता है। तो उसके लिए स्पेस जो है वो अलोकेट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम C++ में कैलॉक और मैलॉक फंक्शन जो होते हैं उनको यूज़ करते हैं। उसके बाद अगेन आपको क्लास का नेम देना है। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि हम सिस्टम डॉट इन इनपुट स्ट्रीम जो होती है उसका भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो पास कर रहे हैं। इनपुट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, इनपुट मतलब होता है कि हम यूज़र से कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यूज़र से जो वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, यूज़र जो वैल्यू इनपुट करता है वो वैल्यू इनपुट करता है कीबोर्ड या माउस के थ्रू। और जैसे ही वो कीबोर्ड और माउस के थ्रू करता है तो वो इनपुट स्ट्रीम में जाके वो वैल्यू स्टोर होती है, यानी कि इनकी स्ट्रीम फाइल्स क्रिएट होती हैं। तो जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, तो इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट्स, और जो आपका मॉनिटर होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। तो इनपुट स्ट्रीम क्रिएट करने के लिए हमें सिस्टम, चूँकि आपको पता है कि कीबोर्ड और माउस आर दी पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, किसी सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम के ही पार्ट होते हैं। तो ऐसे ही जो सिस्टम जो है एक हमारा क्लास का नेम है, और जो इन है वो स्टैटिक मेंबर है उस क्लास का, बिकॉज हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, हमने सीधे डॉट यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर लगा के उस ऑब्जेक्ट को हमने डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिया है। तो सिस्टम डॉट इन देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं देंगे, आप इसको हटा के भी देख सकते हैं, अगर आप इसको हटा के प्रोग्राम रन करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर जनरेट होगा। तो अभी हम बाद में देखते हैं। अभी हमने ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट वाला जो नंबर है उसमें आपको यूज़र के थ्रू इनपुट लेना है। तो यूज़र के थ्रू इनपुट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट इंट मेथड जो है वो कॉल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इंट मेथड क्या करती है, यूज़र से इनपुट लेती है, यूज़र को प्रॉम्प्ट करती है इनपुट को एंटर करने के लिए। तो चूँकि वो यूज़र को डायरेक्ट प्रॉम्प्ट कर देगी तो उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि यूज़र जो है उसको नहीं पता कि उसे क्या करना है। तो यूज़र को हमें एक मैसेज भी शो करना पड़ेगा, जिसके थ्रू क्या होता है कि यूज़र को पता चल जाता है कि उसको किस तरह की वैल्यू एंटर करनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर। तो हमने यहाँ लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर और हमने कॉलन लगा दिया। इसके बाद में हमें क्या करना है, num1 इज़ इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट देना है। इसके बाद सेम प्रोसेस जो है वो हमारी रिपीट होगी सेकंड वाले नंबर के लिए। तो सेकंड नंबर के लिए हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे हम सेम प्रोसेस जब रिपीट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर सेकंड नंबर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ हमने लिखा एंटर सेकंड नंबर एंड हमने यहाँ कॉलन लगाया। ये मैसेज जो है वो यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा कि उसको सेकंड नंबर जो है उसको डिस्प्ले करना है। अगर हम चाहें तो ये मैसेज जो है उनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैसेज को स्किप अगर हम कर देते हैं तो फिर उसका यही ड्रॉबैक है कि हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कैसे कहाँ क्या इनपुट देना है, क्या नंबर इनपुट देना है, कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है। ये हमें डायरेक्ट कर्सर मिलेगा तो डायरेक्ट हमें नंबर को असाइन करने होंगे। तो प्रोग्रामर्स को तो पता होता है टेस्टिंग की ड्यूरेशन, बट एक यूज़र जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होता है, तो उसको नहीं पता है कि उसको क्या करना है। तो यूज़र को आपको इस तरीके से मैसेजेस देने होते हैं कि यूज़र जो है उन मैसेजेस को समझ सके और अच्छे तरीके से यूज़ कर सके। तो अब हमने क्या किया, num2 जो है उसमें हमने सेकंड वाला जो नेक्स्ट इंट मेथड है उसको ले लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंट क्या है, नेक्स्ट इंट जो है वो स्कैनर क्लास की मेथड होती है। तो हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस मेथड को बना सकते हैं, उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लिखा है सी, फिर हमने लगाया डॉट, फिर लिखा हमने नेक्स्ट इंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जावा में नेमिंग कन्वेंशन फॉलो होता है। तो नेमिंग कन्वेंशन में क्या होता है कि जो मेथड होती है उसका फर्स्ट, तो उसमें कई सारे वर्ड से मिलकर मेथड बनती है। इसीलिए जावा जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जो इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है। लेकिन जावा जो है उसकी रीडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझते हैं और जावा में जो वर्ड्स आते हैं वो एज इट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होते हैं, टेंसेस की तरह होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट इंट, मतलब अगला इंटीजर जो नंबर है वो आप इसको इनपुट करिए। तो नेक्स्ट जो है मतलब जो मेथड होगी, उस मेथड में जितने भी वर्ड्स होंगे उनके फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होगा, बाकी के जितने भी लेटर्स होंगे उनका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर से हम जो है सेकंड नंबर के लिए हमने ले लिया है, अब हम सम को प्रिंट करेंगे। तो सम को प्रिंट करने से पहले हमें उसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने सम जो है उसको कैलकुलेट नहीं किया है। तो हम यहाँ पे सम को कैलकुलेट करने के लिए सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2 जो है उसको हम ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, num1 और num2 लेने के बाद हमारी सम में वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी और हम सम जो है उसको प्रिंट कर देंगे। तो सम को प्रिंट करने के लिए हमें लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सम एंड कॉलन, एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो प्लस होता है वो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है, क्योंकि जब आप प्रिंट एलन देते हैं तो प्रिंट एलन जो होती है एक मेथड होती है जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और ये जो मेथड होती है वो मेथड एक प्रिंट स्ट्रीम जो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और फिर उस जो भी आपने आउटपुट दिया है, जो भी आपने वैल्यू दी उसको डिस्प्ले करती है। तो कोड्स में आप जो देते हो, मैसेज देते हो, जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो स्क्रीन पे, यानी कि आप स्टैंडर्ड आउटपुट पे यानी मॉनिटर पे डिस्प्ले करना चाहते हो। तो अगर आप फ़ोन में यूज़ कर रहे हो तो आपका जो स्क्रीन है फ़ोन की वो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन कहलाएगा। और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में कर रहे हैं तो जो मॉनिटर होगा आपका वो आपका कहलाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट। तो यहाँ पे हमने लिखा सम डबल कोट्स। फिर अब क्या होता है कि जब हम इस सम यानी इस मैसेज के साथ जब हम इंटीजर वैल्यू जो होती है उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो होता है वो यूज़ करना होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, प्लस जो है वो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा दिया और उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब जो है हमारा प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं और हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो इनिशियली हमारा जो सम वेरिएबल था हमने उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की थी। तो इनिशियली हमारा जो सम था वो ज़ीरो था, तो इसीलिए हम यहाँ पे ज़ीरो जो है वो सम में असाइन कर देते हैं और फिर हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट जो है वो जनरेट हो रहा है। आपका जो प्रोग्राम है वो जब आप प्रोग्राम बनाते हो या क्रिएट करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम में कई सारी मिस्टेक्स जो होती हैं वो हमसे हो सकती हैं, और ये मिस्टेक्स जो होती हैं वो ह्यूमन एरर्स होती हैं। तो जब भी आपकी कोई एरर आती है तो आपको ये नहीं सोचना है कि एरर आ रही है और आप प्रोग्रामिंग करना छोड़ दें। अगर एरर प्रोग्राम में आ रही है तो आप प्रोग्राम में वो एरर को रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप एरर को रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप एरर्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे उतनी ही एरर्स से आप सीखोगे, और जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ही ज़्यादा आप उस प्रोग्रामिंग में आपकी कमांड जो है वो स्ट्रांग होती चली जाएगी।
तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एरर जो है अगर आ जाती है तो उसको हम कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले एरर को पढ़ने के लिए ये देखना है कि किस लाइन में एरर आ रही है। तो जावा वर्ड जो है उसके जस्ट बाद लाइन नंबर लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे सेवन्थ लाइन जो है उसमें एरर जनरेट हो रही है, उसके बाद में एट्थ लाइन जो है उसमें एरर जनरेट हो रही है, नाइन्थ में जनरेट हो रही है, 10 में जनरेट हो रही है, 11, 12, इस तरीके से 9 एरर्स जो हैं वो जनरेट हो रही हैं। तो हम एक एक करके इन एरर्स को दूर करेंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, सबसे पहली एरर जो आ रही है दैट इज़ आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। तो आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड आ रहा है, इसका मतलब हमें प्रोग्राम जो है वो अपना चेक करना पड़ेगा। तो हमें कैसे चेक करना है, हमें लाइन नंबर 7 में जाना है। तो हम लाइन नंबर 7 में जाएंगे यहाँ पे, और लाइन नंबर 7 में जाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या एरर जनरेट हो रही है। तो हम देखेंगे कि क्या एरर जनरेट हो रही है और अगर एरर आ रही है तो क्यों आ रही है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर हमने लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर, कॉलन लगाया हुआ है, डबल कोट्स लिया है हमने, सेमी कॉलन भी लगाया हुआ है। उसके बाद हमने लिखा है num1 इज़ इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो मे बी जो एरर आ रही है वो वेरिएबल सम को यूज़ करने, सम की जो वैल्यू हमने असाइन की है डिक्लेरेशन के टाइम पे उसकी वजह से भी आ रही हो, या हो सकता है उसकी वजह से नहीं भी आ रही हो। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो एरर है वो किस वजह से आ रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। तो आपको पूरा प्रोग्राम जो है, कई बार ऐसा भी होता है कि सेम स्टेटमेंट में की वजह से एरर आ रही होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे प्रोग्राम में कहीं और दूसरे स्टेटमेंट की वजह से भी एरर जो है वो जनरेट हो रही होती है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस तरीके से नम जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग डिक्लेयर करना है। उसके बाद में फिर आप अलग अलग से जो सम वेरिएबल है उसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आप उसको अलग से डिक्लेयर कर दीजिए। फिर यहाँ पे चूँकि आप क्या कर रहे हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करने के लिए आपको मल्टी लाइन कमेंट्स जो है उस मल्टी लाइन कमेंट्स का सिंबल जो है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिर आपने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट आई डॉट स्कैनर, एक बार हम रिवाइज़ भी करते जाते हैं कोड को। फिर हमने लिखा क्लास एंड यूज़र इनपुट्स, उसके बाद में हमने जो ब्रेसेस है वो यूज़ कर लिया, ब्रेसेस ओपनिंग ब्रेसेस हमने लगाया, फिर हमने दो वेरिएबल्स दिए, फिर हमने एक तीसरा वेरिएबल लिया सम, जिसमें हमने 0 से उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। उसके बाद हमने लिखा स्कैनर एस सी इज़ इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, जो है वो हमने सिस्टम क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर दिया हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर। फिर उसके बाद हमने प्रिंट एलन स्टेटमेंट लगाया, और प्रिंट एलन स्टेटमेंट में हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, यानी हम यूज़र से फर्स्ट नंबर एंटर करवाना चाहते हैं। फिर हमने लिखा num1 इज़ इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट मेथड का नेम। फिर हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर सेकेंड नंबर, फिर हमने सेकेंड नंबर इनपुट करा लिया, फिर हमने सम करा दिया दोनों नंबर को और सम में साइन कर दिया, और उसके बाद में हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इज़ इक्वल्स टू, और सम की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो हम फिर से एक बार रन करके देखते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप ज़्यादा सीखोगे, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे कभी भी। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है दैट मेक्स द मैन परफेक्ट। तो हमारा जो है वो इम्पोर्ट स्टेटमेंट को भी हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं इसमें तो एरर नहीं आ रही है। तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट हम फिर से यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इम्पोर्ट स्टेटमेंट। तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट के लिए इम्पोर्ट कीवर्ड यूज़ करना है, फिर हम लिखते हैं जावा डॉट आई ओ डॉट स्कैनर। स्कैनर जो है क्लास का नेम है, और आपको पता है कि क्लास का जो नेम होता है वो स्कैनर जो क्लास का नेम होता है वो कैसा होता है, कैपिटल लेटर में होता है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो अगर फिर से एरर आ रही है, तो मे बी एरर इस वजह से आ रही हो कि वो आईओ पैकेज जो है उसको नहीं ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, यूटिल पैकेज जो है वो चेंज कर देंगे, आईओ की जगह हम यूटिल पैकेज कर देंगे, और फिर चेक करेंगे कि वो एरर जनरेट हो रही है या नहीं जनरेट हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो एरर जनरेट हो रही है वो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से जनरेट होती है, या तो स्टेटमेंट में कहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं पर हम कोई स्टेटमेंट जो है मिस कर गए हैं। जैसे हमने अपनी क्लास में मैंने जानबूझकर यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो नहीं लिखा था, जिससे कि आप लोग जो है वो समझ सकें कि जो एरर है मतलब कुछ ना कुछ एरर जनरेट हो, और जिससे आप लोग सीख सकें। क्योंकि एरर अगर आती हैं तो ही हम सीख सकते हैं, अगर हम एरर्स नहीं आती तो नहीं सीख सकते। इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस जो होती है वो मेक्स अ मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और एरर आना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एरर नहीं आएंगी तो आप किस तरीके से सीखेंगे। तो अब हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड जो है वो प्रोग्राम के अंदर इनपुट कर दी है। अब जैसे ही हम देखते हैं कि
प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो प्रोग्राम क्या करता है, एंटर फर्स्ट नंबर लिखता है और उसके जस्ट बाद जो कर्सर है उसको नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट एलन स्टेटमेंट यूज़ किया था, क्योंकि हम प्रीवियस प्रोग्राम्स में प्रिंट एलन स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे थे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि यूज़र जो है वो इस तरीके से इनपुट कर सकता है, जैसे कि अगर हम यूज़र से इनपुट लें तो वो नेक्स्ट लाइन में इनपुट ले रहा है और सम जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा यूज़र है या जिसके लिए भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो वो यूज़र जब भी इनपुट दे तो वो इनपुट कॉलन के जस्ट बाद आए, जैसे थोड़ा सा प्रोग्राम जो है और ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा, आउटपुट जो है मीनिंगफुल लगेगा और यूज़र को कन्वीनियंस भी रहेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रिंट एलिंग स्टेटमेंट है सिर्फ हमें उनको चेंज करना है, हमें वहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यू लाइन की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लेंगे और प्रोग्राम को रन कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने कोई एक वैल्यू दी 17, फिर हमने एंटर किया, उसके बाद एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे वैल्यू दी 7 1 यानी 71 और हमने जो है एंटर प्रेस किया। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो 17 और 71 का सम जो 88 है वो आपको मिल गया। दैट मीन्स आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो और आपको कुछ क्रिएटिविटी जो है वो महसूस हुई हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंट वे में सीखने को मिला हो, आपको जो मैंने एक स्टेटमेंट जो है स्किप कर दिया था ताकि आप लोग एरर्स जो हैं उनको रेक्टिफाई कर सकें और सीख सकें। तो अगर आपको ओवरऑल ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ उसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं किसी न किसी कारण से, वो जो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं वो इसको सीख सकें। और जो चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में भी स्कूल के सिलेबस में भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही लोगों को बेनिफिट होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने अपना कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको अगर अच्छा लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं शेयर करके। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।